हेलो फ्रेंड्स, एमपी परीक्षा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कोशिका के मुख्य भाग। कल हमने कोशिका पढ़ा, उससे रिलेटेड दूसरी जो बातें थी वो सारी हमने करी। तो आज हमारे थर्ड टॉपिक, थर्ड चैप्टर की बात कर लें तो उसमें हम कोशिका के कुछ मुख्य भागों की तरफ फोकस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला आता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति आता है। कोशिका भित्ति सेल वॉल की बात करें तो यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों? केवल पादप कोशिकाओं में। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते चलें। ठीक है, और आपके कॉन्सेप्ट भी साथ ही साथ में रेडी होता जाएगा। ठीक है, तो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह जो है किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। ठीक है, सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है दोस्तों, किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकार, ठीक है, कोशिका का निश्चित आकार व आकृति बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है, ये क्या होता है? यह कोशिका का आकार व आकृति, ठीक है, ये दोनों चीजें आकार व आकृति बनाए रखने में सहायक कौन है? भैया कोशिका भित्ति सहायक होती है। इसके अलावा जीवाणु की कोशिका भित्ति को पेप्टिडोग, यहां लिख देता हूं मैं, जीवाणु की कोशिका भित्ति को पेप्टिडोगल केन कहते हैं। ठीक है ना, सॉरी, ये जो है जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिडोगल केन की बनी हुई होती है। ठीक है, मतलब जीवाणुओं की कोशिका जो है वो सेल्यूलोज की नहीं होती है। सेल्यूलोज की कोशिका किसकी बनी हुई होती है? सिर्फ और सिर्फ पादपों की। और जो पेप्टिडोगल कैन जो है इसके द्वारा जीवाणुओं की कोशिका बनी होती है। ठीक है, तो ये कोशिका भित्ति के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई हमारी। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करेंगे हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में। ठीक है, क्या आएगा आगे हमारा? कोशिका झिल्ली आएगा। यस, कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो क्या होती है भाई कोशिका झिल्ली? कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। मान लीजिए ये किसी प्रकार की एक कोशिका है। ठीक है, ये एक कोशिका है, एक सेल है। ठीक है, ये क्या है? पतले अवयवों से जो है वो घिरे होते हैं। ठीक है, पतले अवयवों से घिरे होते हैं। ठीक है, और इसे क्या है? इसे झिल्ली, इसी झिल्ली को, जो ये झिल्ली है, ये पतले अवयव जो है, इसी झिल्ली को क्या कहते हैं? ठीक है, इसी को कहते हैं आप कोशिका झिल्ली। क्लियर हो गई बातें दोस्तों? ठीक है, आज का टॉपिक वैसे ही बहुत बड़ा जाने वाला है, इसीलिए बोल रहा हूं, कभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन भी दबा दें, साथ ही साथ में बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। कैसी होती है दोस्तों? अर्ध पारगम्य। ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। कौन सी? कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्ध पारगम्य होती है। थोड़ा बहुत इसमें से पार जाएगा, बाकी पूर्ण रूप से पार निकलने की संभावना नहीं है। ये होता है अर्ध पारगम्य। आगे बात करें, इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर व बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। ठीक है, कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? ये यहां बनी हुई है, तो बस अब आप समझ जाइए इसका कार्य क्या है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा, इस चीज का निर्धारण, मतलब बाहर वाला बाहर जाना व अंदर आना, ये कौन निर्धारित करता है? ये करता है झिल्ली, आपकी कोशिका झिल्ली निर्धारित करती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे है सेंट्रोसोम या
तारक काय। ठीक है, अगला क्या है आपका सेंट्रोसोम या तारक काय। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। यस, बात हो रही है सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम अच्छा नाम है, आप कभी कभी कुछ कुछ साइंस में जो नाम है वो इंग्लिश में देख लीजिए, क्यों? क्योंकि हिंदी के जो नाम है थोड़े से कठिन हो जाते हैं। तारक काय, ठीक है, शुरुआत में तो मैं इसे ठीक से समझ भी नहीं पा रहा था, पर सेंट्रोसोम जब पढ़ा तो मुझे ठीक लगा। तो इसकी पहले बात कर लेते, इसकी खोज जो है बोबेरी ने की है। ठीक है, किसने की है इसकी खोज? लिख लीजिए, बोबेरी ने इसकी खोज की है। और यह केवल जंतु कोशिका है, यह केवल जंतु कोशिका है। क्या है दोस्तों? यह केवल जंतु कोशिका। दोस्तों, यह केवल जंतु कोशिका के रूप में जंतुओं में पाई जाती है। सेंट्रोसोम जो है वो एक कण या दो कण जैसी रचना होती है। कैसी होती है भैया? इसमें एक कण या दो कण जैसी सेंट्रोसोम एक कण या दो कण जैसी संरचना होती है। अब ऐसी संरचना होती है, इसीलिए इसका नाम सेंट्रियोल है। क्या है? इसे सेंट्रियोल भी कहते हैं, सेंट्रियोल। ठीक है, इसे सेंट्रियोल भी कहा जाता है। इसको स्टार मार के लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समसूत्री विभाजन में ध्रुवों का निर्माण करते हैं। जब इसका समसूत्री विभाजन होता है, ये टूटते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, समसूत्री विभाजन में, लिख लीजिए, समसूत्री विभाजन में ध्रुवों का निर्माण करते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, जहां तक हमको समझ में आ रहा है वहां तक समझाएंगे, क्योंकि हमारे जो टारगेट है वो अपकमिंग आपकी वनडे एग्जाम और साथ ही साथ में प्रीलिम्स का पेपर है। तो प्रीलिम्स के पेपर और वनडे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो 10 तक का होता है, तो हम उन्हीं चीजों को टारगेट करेंगे। कभी कभार कुछ भारी चीज पूछ ले तो डिफरेंस के लिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी से जो बड़े हिंट्स है वो दे रहा हूं। बाकी सेंट्रोसोम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई आपको, बोबेरे ने इसकी खोज की, फिर यह केवल जंतु कोशिका। बाकी आप ज्यादा इसका ध्यान न देते हुए सिर्फ सेंट्रियोल वर्ड भी ध्यान रख लोगे तो ये जो है आपका सेंट्रोसोम आपके लेवल पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं आपको जो चीज बता रहा हूं उसमें एक से दो से तीन चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी उससे रिलेटेड थोड़ी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, बाकी कभी आप इसको कोई पूरा वो 10th लेवल से या फिर कॉलेज में जिस तरह से आप पढ़ते हैं तो जितना डिटेल में खोदना चाहेंगे उतना खोद सकते हैं, पर ये ध्यान रखिए कभी भी हमको 12th का या 11th 12th का बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स नहीं पढ़ना है, हमें हमारा 10th लेवल के नीचे का ही सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो वहां तक के लिए ये चीजें इंफॉर्मेशन काफी है सेंट्रोसोम या इससे जैसे दूसरी बातें कर रहे हो उनके लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखें, लिखते चलें। चलिए, ये मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, चलिए आगे है हमारा राइबोसोम। अब राइबोसोम आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नाम बहुत बार सुना है, इसीलिए राइबोसोम की बात हम करेंगे। अब राइबोसोम की बात करें तो रॉबिन्स और ब्राउन ने पादप कोशिका में, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, रॉबिन्सन एंड ब्राउन, ठीक है, रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिकाओं में, ठीक है,
पादप कोशिकाओं में इनकी खोज की थी। फिर उसके बाद में J.E. पैलार्ड ने 1955 में, ठीक है, जंतु कोशिकाओं में इसकी खोज की। ठीक है, तो जंतु कोशिका में पैलार्ड ने और रॉबिन्सन और ब्राउन ने इसे पादप कोशिका में खोजा। ठीक है, और आगे की बात करें तो 1958 में रॉबर्ट ने नामकरण किया भैया, नामकरण किया। क्या नामकरण किया? रॉबर्ट ने नामकरण किया राइबोसोम। ठीक है, बस इतनी चीज जो है हमारे लिए इसके लिए पर्याप्त है। आगे की इंफॉर्मेशन अधिक जानकारी के लिए भी रख लें, जैसे कि यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन का बना होता है आपका राइबोसोम। आगे बात करें, यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है। तो क्या करता है भैया? प्रोटीन का उत्पादन स्थल कौन है? राइबोसोम है, ये ध्यान रखना है हमें। प्रोटीन का उत्पादन स्थल कौन है भैया? हमारा राइबोसोम। ठीक है, बस इतनी बात हमको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। जब प्रोटीन का उत्पादन करता है, इसी कारण इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में हम किसको जानते हैं? राइबोसोम। स्टार मार के लिख लो दोस्तों, ये व्यापम, एमपीपीएससी, छोटे दूसरे अदर स्टेट के आप, तो उन एग्जामों के लिए भी ये ऐसे वर्ड्स को जो है हम लोग ज्यादा अच्छा मानते हैं। भैया प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? ठीक है, यही क्वेश्चन डाल दिया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टिल डायरेक्ट। ठीक है ना, थोड़ा कहानी किस्से वाली। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आएगा हमारा, आगे बात करेंगे दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा तो है नहीं कि आपने पढ़ा नहीं होगा, बचपन में पढ़ा, बहुत नाम सुना है इसका। तो इसका खोजकर्ता कौन था? इसका खोजकर्ता था आल्टमैन। ठीक है, आल्टमैन ने इसकी खोज की थी 1886 में। 1886 में। आवश्यकता हो तो लिख ले, नहीं तो आपका मन हो तो लिखे, नहीं छोड़ दें। ठीक है ना। बाकी आल्टमैन ने इसकी खोज की और बैंडा, ठीक है ना, बैंडा नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया। नामकरण किया। नामकरण कितना खतरनाक किया? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना। किसने दिया भैया? बेंडा। एंडा बेंडा इंसान था तो उसने एंडा बेंडा नाम कर दिया। ठीक है, अब मालवा वाले हैं तो थोड़ा बहुत हमारे जैसा ही शब्द है। ठीक है, चले हमारे यहाँ इसको एक हास्यप्रद नाम के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब होता है वहां पे नाम, कभी कभी वो हमारे नाम पे हंसते हैं, कभी कभी हम उनके नाम पे हंसते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। क्या है भैया? यह कोशिका का श्वसन स्थल है। लिख लीजिए, ये ऐसी चीजें जो है वो एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट होती है। श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ठीक है, कोशिका में इसकी संख्या जो है वो निश्चित नहीं होती है। ठीक है, संख्या निश्चित नहीं, ठीक है, निश्चित नहीं होती है। कार्बनिक, ठीक,
ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है ना, क्या होता है भैया, कार्बनिक ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ दोस्तों, कार्बनिक पदार्थ क्या हो रहा है, कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण, क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, कहां पे हो रहा है, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, जिससे काफी मात्रा में जो है वो क्या होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इसी कारण क्या होता है दोस्तों, इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका भित्ति का केंद्र भी कहते हैं और साथ ही साथ इंजन भी कहते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति का क्या है, ये कोशिका भित्ति का इंजन है। ठीक है, गाड़ियां चलती हैं आपकी, इंजन ही आत्मा होती है, बाइक की, कार की, ट्रक की, सभी चीजों की। तो वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका भित्ति का इंजन है। ठीक है, इस ऐसी लाइनें आपको इस टॉपिक में से, आज के टॉपिक में से ऐसे ही पिंच वाली जो लाइनें हैं वो सबसे ज्यादा हाईलाइट करके लिखनी है। क्यों, क्योंकि यही लाइनें मैंने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा बार देखी है। ठीक है, और व्यापम में तो ये भर भर के आती है। आपके साइंस सेगमेंट में इस टॉपिक से ये फिक्स है दोस्तों कि 2 क्वेश्चन तो टपकेंगे ही टपकेंगे हर पेपर में, उल्टे सीधे कुछ भी करके। कभी सेल्स के बारे में पूछ लेगा, तो कभी कभी आपसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछ लेगा, फिर ये आपसे दूसरी चीज लवकों के बारे में पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक, कुछ भी, यहां से कुछ भी आ सकता है। और कभी ओवरऑल आप कभी सभी के सभी जो है अपकमिंग एग्जाम में, जैसे जेल पहरी की बात कर ली जाए, तो जेल पहरी के स्टूडेंट हो तो आप जेल पहरी के 20 क्वेश्चनों में से, और सभी कभी 10 टाइप के 10 पेपर्स हो रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा 20 मतलब 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 100 क्वेश्चन कभी आ रहे हैं, सॉरी 100 नहीं आ रहे, 200 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मतलब 10 पेपर हुए और 200 क्वेश्चन साइंस के हो गए। ठीक है, तो 200 क्वेश्चन में से आप 50 क्वेश्चन जो है आज और कल जो पढ़ाया गया था वो और आज वाले टॉपिक में से के आसपास में से आप देख सकते हैं। तो ये इतना फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद में विटामिन वगैरह बहुत ज्यादा पसंद है, डीएनए आरएनए पसंद, जो इसके बाद में हम पढ़ेंगे। तो ये चीजें जो है, कभी आपका साइंस बहुत ही वीक है और आपको बस सिर्फ मेरे को सर इतना बता दो कि मैं इसको पढ़ लूं और मेरा काम हो जाए, मेरे से ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़वाएगा, तो बस दोस्त ये आपके लिए, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसे कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका के मध्य प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक, कल हमने पढ़ा था दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, कोशिका के मध्य, ठीक है, क्या माना जाता है भैया इसको, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो भैया क्या है ये, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं, यहां से आप सिर्फ और सिर्फ इतनी बात को कनेक्ट करें। ठीक है, ज्यादा आपको करना नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि साइंस में जब आपका लेवल चेंज हो चुका है, 12th के बाद में आपने आर्ट्स वगैरह लेके पढ़ रहे हो, ठीक है, फिर उसके बाद में ये भी हो सकता है कि आप 10th के बाद में कॉमर्स लेके पढ़ रहे हो, या 12th के बाद में भी आपकी बहुत सारी चीजें छूट गई, तो साइंस हमसे बहुत दूर हो जाता है। साइंस इसीलिए तो नहीं लिया क्योंकि हम साइंस ज्यादा अच्छे से स्कोर नहीं कर पा रहे थे, हमारे दिमाग में नहीं घुस रहा था, नहीं तो हम पीसीएम नहीं लेते, पीसीबी नहीं ले लेते। ठीक है, नहीं ले पा रहे ना, इसीलिए थोड़ा छोड़ा ना हमने। ठीक है, तो अब उसको छोड़ा है, तो हमें अब पढ़ते टाइम पे भी ये ध्यान रखना है कि हम क्या चीज पकड़े और कितना पकड़े और कितना छोड़े। तो ये चीजें आपको पकड़नी है, जो चीजें नहीं बोल रहा हूं उनको पूरी तरह छोड़ देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है हमारा, आगे हम बढ़ेंगे तो हमारा गोल्जी का या गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी क्या होता है बताएं, आपके सामने कमेंट्स में आप मेरे को बता सकते हैं, कभी आप रिकॉर्ड टाइम में बता देंगे, मेरे लिखने से पहले या बताने से पहले।
तो बस भैया इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, आप सिलेक्शन के बहुत बहुत करीब हैं। ठीक है, तो गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, बात कर रहे हैं दोस्तों गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी की, जिसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी किसने की दोस्तों? कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। क्या है दोस्तों इसमें? सूक्ष्म नलिकाएं हैं, बहुत सारी सूक्ष्म नलिकाओं के समूह और थैलियों का बना होता है, थैलियों का बना होता है। ठीक है, अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है आगे बढ़ते हैं। पहले तो आपको इसकी आकृति पता होनी चाहिए कैसा बना हो गया ये। अब इसके बाद में बात करें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, ठीक है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, बात किसकी हो रही दोस्तों? गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। क्या की जाती है दोस्तों? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में संश्लेषित प्रोटीन, संश्लेषित प्रोटीन, ठीक है तो पहली चीज है संश्लेषित प्रोटीनों व अन्य पदार्थ। अब अन्य पदार्थ भी आ गए यहां पे। इन पदार्थों की क्या की जाती है? इन पदार्थों की पुटिकाएं, पुड़िया बनाई जाती है एक तरीके से मान लेते हैं हम लोग कि पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ठीक है, आपकी पैकिंग इंडस्ट्री आपको पता ही होगा, कच्चा माल बना है, फिर वो जाता है किसी बड़े बड़े वेयर हाउस में, और वेयर हाउस में उसको इकट्ठा करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, 1-1 किलो के पैकेट, 2-2 किलो के पैकेट, 3-3 किलो के पैकेट। तो यहां पर क्या हुआ भैया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने संश्लेषित प्रोटीन व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में एक पैकिंग करने का कामकाज कर रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोई पदार्थ कोशिका के बाहर स्रावित होता है, मान के चलिए कि ये आपकी कोशिका है, ठीक है कोई भी पदार्थ जो है उसके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या करते हैं, रोकने का प्रयास नहीं करते हैं, बाहर निकाल के भाई निकलो, बाहर निकलो, जरूरत नहीं है तुम्हारी, ठीक है आपकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बाहर स्रावित होता है तो उसे बाहर कर देते हैं और यातायात का प्रबंधन करते हैं। ठीक है, यातायात का प्रबंधन करते हैं। अब यहां से ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तो भैया तू बाहर ही हो जा, और हमारा जो यातायात है उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। तो प्रबंधन का कार्य करते हैं, और यातायात प्रबंधन का कार्य किसका है कोशिका के अंतर्गत? लिख लीजिए, यातायात प्रबंधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि भैया गोल्जी काय का या गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है, यातायात प्रबंधन। या आपसे ये पूछ ले कि यातायात प्रबंधन का कार्य कौन करता है, तो गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी करती है कोशिका में। ठीक है, यह राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है। ठीक है, चलिए राइबोसोम हमको पता ही है वैसे भी प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो राइबोसोम, ठीक है राइबोसोम से जो निर्मित हुआ प्रोटीन है, ठीक है से निर्मित प्रोटीन है, उसके साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी कंप्लीट, जिसमें हमने समझ लिया गोल्जी बॉडी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे लाइसोसोम। ठीक है, क्या है हमारा नेक्स्ट, लाइसोसोम।
आपको लाइसोसोम के बारे में जरा भी इंफॉर्मेशन हो तो अभी मुझे कमेंट में बताएं कि लाइसोसोम होता क्या है, इसकी खोज किसने की है। ठीक है दोस्तों, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। तो लाइसोसोम, लाइसोसोम, तो लाइसोसोम की दोस्तों बात करेंगे तो इसके खोजकर्ता कौन है? डी डुवे। डी डुवे। कुछ आदिवासी, हमारे आदिवासी भिलाला समाज के सरनेम की जैसा लग रहा है, डुडवे। ठीक है, तो डुडवे भाई साहब ने क्या करा है? लाइसोसोम। मध्य प्रदेश बहुत आने वाला है दोस्तों, मेरा मध्य प्रदेश कभी आपने सीरीज नहीं देखी तो अभी परीक्षा पे जाके एमपीजी के गौरव पाटिल सर का डाल दो। ठीक है, पूरा मध्य प्रदेश यहीं से खड़े होकर आपको पूरा बताया है, एक एक चीज, जनजाति वगैरह से लेकर सारी चीजें, और जनजाति का इंपॉर्टेंट कितना, वेटेज कितना, कल्चर का वेटेज कितना है मध्य प्रदेश का, ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। और आप कभी नहीं जानते हैं तो अभी क्वेश्चन लगाइए बैक ईयर्स के, आपको पता चल जाएगा कि जीएस में जो है वो वेटेज किसका था, एमपी का था। ठीक है, तो भैया ये ध्यान रखिए कि डुडवे, साइंस में डुडवे कहां से आया है? लाइसोसोम। लाइसोसोम डुडवे सरनेम कहां से आया है? हमारे भिलाला आदिवासियों के यहां से। ठीक है, तो डुडवे ने क्या करा है भैया? डी डुवे ने करी है खोज लाइसोसोम की। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी हुई थैली जैसा होता है। क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका सूक्ष्म होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। ठीक है, गोल आकार का होता है और इकहरी थैली से घिरा हुआ होता है। इकहरी थैली से घिरा हुआ होता है कौन? आपका भैया लाइसोसोम। बाकी इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण और पाचन है। मतलब बाहर जो भी पदार्थ होंगे उनका बाहरी पदार्थों का करना है, इसको भक्षण करना है, खत्म करना है और उन्हें पाचन भी करना है। तो भक्षण और पाचन का कार्य कौन करता है? आपके लाइसोसोम करते हैं। इसके बाद में बात करें तो इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, 24 टाइप्स के। चलो कोई बात नहीं, इसको नहीं भी याद रखोगे, इतनी कोई चीजें ध्यान नहीं रखनी है। बाकी क्या काम है? लाइसोसोम का कार्य है बाहरी पदार्थों का भक्षण और पाचन करना। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? लाइसोसोम को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, IMP डाल दीजिए, ये पूछा जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसे आत्मघाती थैली या थैला भी कहा जाता है, किसको? लाइसोसोम को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास में प्लास्टिड या लवक। ठीक है, हमें आगे पढ़ना है लवक। तो लवक कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से मेरे को कमेंट में बता दीजिए कि लवक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ रहा है आपका लवक। लवक को कहते हैं प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड इंग्लिश में, थोड़े नाम इंग्लिश के भी याद रखिए, क्योंकि क्या होता है, हिंदी मीडियम के हैं भले से आप, पर इंग्लिश वाला जो वर्ड है वो आपको ज्यादा मदद करता है साइंस में। ठीक है, तो लवक जो होते हैं आपने बता दिया वो कमेंट में। पहला होता है हरित लवक। सेकेंड, पहले हरित लवक के बारे में पूरी बात कर लेते हैं। ठीक है, वैसे हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। ठीक है ना? सब मेनली कभी आप इसके स्ट्रक्चर ध्यान रखोगे तो ये एक पौधे में चले जाइए। पौधों में हरित लवक कहां पाया जाता है दोस्तों? पत्तियों में पाया जाता है। मैं यहां पौधा बना देता हूं। मैं थोड़ा अच्छा चित्रकार नहीं हूं दोस्तों, तो प्लीज आप इस वीडियो को देखते समय हंसे ना, क्योंकि मुझे थोड़े से हाथ जो है बचपन से ही, ठीक है, हमारे हाथ एकदम बहुत बॉल फेंकने के लिए सीधे चलते थे, बाकी कामों के लिए कभी अच्छे नहीं चले हैं। ठीक है, मतलब चित्रकारिता का च भी नहीं पता है मुझे, बस आपके सामने थोड़ा सा होशियार बन रहा हूँ, ऐसा मान लीजिए आप कि सर थोड़ा सा होशियारी दिखा रहे हैं
चित्रकार बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं असलियत में चित्रकार नहीं हूं, बस आपको बताने के लिए कि छोटा सा डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हरित लवक की। हरित लवक क्योंकि इसके अंतर्गत हरे लवण या हरा रंग होता है, हरा वर्ण पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, हरित लवक। इसका रंग क्या होने के कारण, रंग हरा होने के कारण इसे हरित लवक कहा जाता है। इसकी सहायता से पौधे पर्ण हरित करते हैं और भोजन बनाते हैं। इसी की सहायता से जो पत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, सूरज चाचू की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी, तो हरित लवक के बारे में बात हो रही है। इसीलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहा जाता है। तो हरित लवक को क्या कहते हैं भैया, यहाँ इसी सूर्य के प्रकाश में हरित लवक क्या कर रहा है, भोजन का निर्माण कर रहा है, और इसीलिए हरित लवक को क्या कह दिया हमने, यहाँ पे भारतीय संस्कृति के व्यक्ति हैं हम लोग, तो हम लोग खटाक से नामकरण कर देते हैं कि ये भैया हमारी क्या है, पौधों की रसोई है। तो ये आपकी हो गई दोस्तों रसोई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रसोई कहते हैं। अब आगे जाएंगे तो हम पहुंचेंगे, दूसरा है हमारा बी, अवर्णी लवक। अवर्णी लवक। अब अवर्णी लवक कहां पाया जाता है, जिन जगहों पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। अब ये जो जगह है जमीन के नीचे है, मतलब जड़, और ये जड़ के नीचे स्थित तना, सॉरी जड़ के थोड़ा ऊपर भूमि के नीचे स्थित तना। ठीक है, तथा हो गया ये, सॉरी तना। ठीक है, तो ये जो है अवर्णी लवक के उदाहरण है। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं दोस्तों। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में आपको जड़ और तना समझ में आ गया होगा। आगे आएंगे हम लोग सी पे, तो सी पे आएगा आपका वर्णी लवक। क्या आएगा दोस्तों, वर्णी लवक आएगा। और वर्णी मतलब रंग है, तो भैया रंगीन होते हैं, बात ही खत्म। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि ये क्या है, रंगीन है। अब रंगीन है तो कहां पे मिलेंगे, देखिए पत्तों ने तो ले लिया हरा रंग, जड़ और तने हो गए बिना रंग के, तो फूल आ गए आपके, फूल। ठीक है, ठीक है, फूल और आपके बीज, और आपकी वो जब बीज से फल तैयार होता है, फूल से फल तैयार होता है, तो वो आपकी भित्ति, ठीक है, फूल की भित्ति या फल की भित्ति वगैरह वो भी रंगीन दिखाई देती, तो बीज भी ले लीजिए। ठीक है, आदि क्या होते हैं, ये कैसे दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। देखो भैया पत्ते हरे होते हैं, जड़ों का कलर नहीं होता है, और जब गुलाब का फूल आता है तो रंगीन होता है, अलग अलग टाइप के रंगीन दिखाई देते हैं। वो भी छोड़ दिए, जाम आपने देखा होगा, तो जाम में भी जब फूल आता है तो वो भी रंगीन दिखाई देता है दोस्तों, और फिर उसके बाद में फल बन जाता है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, तो रंगीन वाली कार्य मतलब क्या है, वर्णी लवक है। तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी बात किसके बारे में, लवकों के बारे में। ठीक है, कहो हाँ समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो वीडियो को फिर से 2 मिनट पीछे लेके जाइए और फिर से देखिए, आपको समझ में 100% आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। आगे बात होगी दोस्तों केंद्रक के बारे में। केंद्रक बहुत महत्व है दोस्तों इसका, इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बारे में बात कर लेते हैं। कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है भैया, जब बात कर लेते हैं, जब केंद्र में है तो ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, महत्वपूर्ण अंग, ओके डन, ये बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद में प्रबंधन के समान कार्य होता है। ठीक है, इसका प्रबंधक के समान कार्य होता है। अब सेंट्रल बॉडी है, अब सेंट्रल बॉडी मोदी जी बैठे हैं, तो उनका काम क्या है, देश को प्रबंधित करना, देश को बहुत सुचारू रूप से चलाना, देश के अंदर किसी भी समस्या को जन्म नहीं देना, चाहे आपकी नौकरी के संबंधित इशू भी क्यों ना, आपको नौकरी दिलाना। तो ये काम किसका है भैया, नई नई जॉब के अवसर पैदा करना। बोले सर वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, हमको स्टेट गवर्नमेंट नहीं दोस्तों, फंड रेज करने से लेकर सारी चीजें जो हैं प्रबंधित करना, सभी स्टेट्स के लिए एक माहौल तैयार करना केंद्र का काम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही काम होता है। तो भैया यहाँ पे भी कौन है, प्रबंधक के समान कौन है,
केंद्रक है। फिर केंद्रक द्रव्य, ठीक है, जो केंद्रक में, केंद्र में जो द्रव्य होता है वो धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में दिखाई देता है। मतलब भैया आप जब केंद्र की तरफ देखोगे तो कुछ आपको धागे नुमा पदार्थ के रूप में दिखाई देगा। तो धागे नुमा पदार्थ के रूप में दिखता है, ठीक है, दैट्स गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे क्रोमेटीन कहते हैं, जो धागे रूप में दिखाई दिया है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, क्रोमेटीन कहा जाता है, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। यह प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। ये जो है केंद्रक आपका प्रोटीन एंड डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म कमेंट में बताइए, डीएनए का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटीन सिकुड़कर अनेक छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये कोशिका जो है, ये जो एक पूरी कोशिका है, इस कोशिका का आपने वो डायग्राम देखा होगा कि भैया ये टूटा, ठीक है ना। जब ये टूटा तो फिर एक और कोशिका जो है वो बन गई, फिर दो न्यूक्लियस, इसके जो न्यूक्लियस है वो दिखने लग गए। फिर थोड़ी देर बाद जो सेकंड स्टेज आई, ठीक है, तो ये विभाजन होके एक ये दूसरे बन गए। ये डायग्राम ये आपने पिक्चर में बहुत देखा होगा कि देखो यार ये वायरस है, फैल रहा है, ठीक है, ऐसे टूट रहा है, बन रहा है। हॉलीवुड की पिक्चर में बहुत दिखता है दोस्तों, ठीक है। नहीं देखा हो तो देखो, समझो, इन चीजों को देखना चाहिए, हमको एंजॉय करना चाहिए। इनसे भी क्या है कि आपकी इमेजिनरी लाइंस तो बनने लग जाएगी दिमाग में, ठीक है। तो क्या हो रहा है दोस्तों कि ये छोटे छोटे मोटे धागों के रूप में बढ़ जाता है। इन धागों को गुणसूत्र कहते हैं। अब ये क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो ये एक मोटे मोटे धागों के रूप में बट जाता है, और इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, गुणसूत्र, नाम सुना सा है कि नहीं, बहुत ध्यान दिया था स्कूल में इन बातों पे, ठीक है। तो जब गुणसूत्र की बात होती है तो प्रत्येक जीवधारी के केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। क्या बोलते हैं भैया, दुनिया में जितने भी हैं प्रत्येक के केंद्र में गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, गुणसूत्र होते हैं। तो भैया मनुष्य, और ये गुणसूत्र जोड़े में होते हैं। तो मनुष्य में कितने जोड़े होते हैं भैया, 23 का जोड़ा होता है, ठीक है। वही बंदर की बात करें तो बंदर में 21 का जोड़ा होता है, ठीक है। चिंपैंजी है ना, बंदर चिंपैंजी हम सब करीब है, तो चिंपैंजी में कितना है, 24 का जोड़ा होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात हो गई आपकी किसके, केंद्रक या न्यूक्लियस की, ठीक है दोस्तों। कैसा रहा लेक्चर प्लीज कमेंट में बताइएगा। कल हम पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए। आज थोड़ा सा लेक्चर बड़ा था, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी, पर ये बहुत काम की थी, ठीक है। कुछ इनपुट्स आप अपनी तरफ डालना चाहें, या सर कुछ ये चीजें और डाल दीजिए, या बता दीजिए, या इसको और छोटा करिए, कुछ भी आप आपके सजेशन है वो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं, ठीक है। और जिन जिन क्वेश्चंस को मैंने आपसे पूछा है उनके भी जवाब दें, क्यों, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आपको बातें उसी समय पहुंच रही है कि नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और परीक्षा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके परीक्षा ऐप डाउनलोड कर ले दोस्तों। अपकमिंग पीएससी, व्यापम, पीईबी, जिसकी भी एग्जाम आप देना चाहते हैं, सबके लिए आपको फ्री में बहुत सारे मॉक टेस्ट है वहां पे। तो प्लीज ज्वाइन करें परीक्षा ऐप, और कीप वॉचिंग, बेल आइकॉन दबाइए, और चैनल सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।